घोंसला। कपिल की मौत से किसे ज़्यादा तकलीफ हुई। सुबह होते होते मोहल्ले में खबर फैल गई कि कोने के मकान में रहने वाले कपिल कुमार संसार छोड़कर चले गए। सभी हैरान थे। सुबह से ही उनके घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। पड़ोस में रहने वाले उनके हम उम्र दोस्त बहुत दुखी थे। वास्तव में वे मन से भयभीत थे कि अगर वे पहले चले गए तो उनकी पत्नी अकेली रह जाएगी। तब उनकी भोली पत्नी कैसे पेंशन और बैंक आदि के काम कर पाएगी। दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी में इतने मस्त थे कि वे कभी एक हफ्ते से ज़्यादा इंडिया आए ही नहीं। विनोद साहब काफ़ी ईमानदार व मिलनसार व्यक्ति थे। वे कपिल कुमार से 3 साल बड़े थे। उन्हें मन ही मन काफ़ी विश्वास था कि आगे उन्हें कुछ होगा तो वे उनकी पत्नी की ज़रूर मदद कर देंगे। परंतु कपिल कुमार की अकस्मात मौत की खबर ने उनकी चिंता बढ़ा दी थी। चाय का ठेला लगाने वाला नानका सुबह उनके घर आकर खबर पक्की कर गया था। वह सुबह सुबह कर रो रहा था। कपिल कुमार अक्सर उसे छेड़ा करते थे। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर अपना घर बसाने का उसके मन में बहुत चाव था। वह पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे विधवा मौसी ने पाला था। फिर वह भी कैंसर से बीमार होकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई थी। उसका मन संसार से विरक्त हो गया था। वह घर बार छोड़कर इधर उधर घूमता रहा। एक दिन विनोद साहब को ट्रेन में मिला था। उसके बारे में जानकर वह उसे समझा बुझाकर साथ ले आए थे। उन्होंने अपनी मंडली की मदद से उसको चाय का ठेला लगवा दिया था। दिन भर उसके ठेले पर अच्छा जमकर लगा रहता। उसकी मीठी बोली का रस लोगों के दिलों तक पहुंच जाता था और सब उसके कायल हो जाते थे। सारा दिन मंडली का चाय नाश्ता उसकी जिम्मेदारी थी। वे लोग भी उसका खूब ख्याल रखते। कभी उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाता तो वे सब उसकी मदद करने बैठ जाते। उनसे उसका कुछ धंधा बंधा हुआ नहीं था। जब जिसका मन होता वह उसे पकड़ा देता और उसने भी उनके साथ कुछ हिसाब किताब नहीं रखा था। नानका के लिए वे सभी लोग खून से बड़े रिश्ते वाले थे। उन लोगों के दिए प्यार और अपनेपन ने उसके शुष्क मन में हरियाली भर दी। आज कपिल कुमार के जाते ही उसको लगा कि उसका अपना उसे छोड़कर चला गया। उनकी मंडली के खन्ना साहब को भी जब से खबर मिली थी तब से वे भी काफ़ी उदास थे। मन ही मन सोच रहे थे कि उन सबका घोंसला टूट गया। दिल चाह रहा था कि दौड़कर कपिल कुमार के घर पहुंच जाएं, पर पाँव थे कि साथ नहीं दे रहे थे। शायद मन ही मन अपना भविष्य वे कपिल कुमार में देखकर डर गए थे। उनके बेटे ने जब से खबर सुनाई थी वे सोच में डूबे थे। पता नहीं जिंदगी का मोह था या सच्चाई से सामना करने का डर जो उन्हें अपने जिगरी यार के घर जाने से रोक रहा था। उनके कानों में कपिल कुमार के जोरदार ठहाकों की आवाज़ गूंज रही थी। कल शाम ही लूडो खेलते हुए वे जब बाजी जीत गए तो बोले थे, मुझे से कोई नहीं जीत सकता। सरदार इंद्रपाल का भी यही हाल था। वे कपिल कुमार के घर सुबह ही पहुंच गए थे। उनकी बॉडी के पास बैठे वे पथरा से गए थे। परिवार के रोने की आवाज़ें रह रहकर उनके कानों में गूंज रही थी। पापा जी की तस्वीरों में से अच्छी सी तस्वीर निकालो। बेटे को खबर कर दी, अच्छा दोपहर तक पहुंचेगा। बेटी आ गई। अचानक रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। उनके भाई बहन पहुंच गए थे। सरदार इंद्रपाल को मालूम था कि कपिल कुमार के अपने भाई से रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, पर अंतिम यात्रा में सबको शामिल होना था। सरदार इंद्रपाल अपने ही विचारों में खो गए। उनका एक ही बेटा था। अपना सब कुछ लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया। अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। डॉलरों में तनख्वाह मिलती थी। खूब पैसा भेजता था। शुरू में तो हमेशा कहता था कुछ साल का अनुभव लेने के बाद वापस आ जाएगा, तब अपने देश में उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे उसे अपने भविष्य के आगे बेटे का भविष्य दिखाई देने लगा। इंद्रपाल पत्नी के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रह गए और फिर एक दिन पत्नी भी छोड़कर चली गई। अब तो ये चार दोस्त की मंडली ही उनके लिए सब कुछ। आज उनमें भी एक विकेट गिर गया। कपिल कुमार के घर से बाहर आकर उनका दिल बहुत भावुक हो गया। उन्होंने बेटे को फ़ोन मिलाया। क्या हुआ पापा जी, सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ की घबराहट सुनकर सरदार इंद्रपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ इस समय मध्य रात्रि थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बोले, हाँ पुत्र, सब ठीक है। रात को बुरा सपना आया था तो तुम सब की खैरियत जानने के लिए फ़ोन किया था। टाइम का ख्याल ही दिमाग से निकल गया। चाहते थे शायद ऐसा करने से तथाकथित यमराज उन दोस्तों तक न पहुँच जाए। बाहर हलचल की आवाज़ सुनकर कपिल कुमार का बेटा बाहर आ गया। उन्हें कुर्सी लगाते देख कर बोला,
अंकल कोई आने वाले हैं? हाँ बेटा, हम सब की मजलिस का समय हो गया है। कहते कहते फफक कर रोने लगे। उन्हें किसी तरह चुप करवा कर कपिल कुमार का बेटा उन्हें उनके घर छोड़ आया। 3-4 दिनों में ही सब क्रियाकर्मों के साथ उसने सामान का निपटारा शुरू कर दिया। सब सामान पुराना था, इसलिए बेहतर यही समझा गया कि अड़ोस पड़ोस वालों को या गरीब को दे दिया जाए। कपिल कुमार की मित्र मंडली का मन था कि सभी कुर्सियां वो ज्यों की त्यों छोड़ दें, पर संकुचाहट की वजह से प्रकट में कोई नहीं बोला। शायद दोबारा अपनी मंडली को एक साथ एकत्रित करने का साहस बटोर रहे थे। चौथे के अगले दिन उन्हें पता चला कि सब सामान इधर उधर देकर मकान का भी सौदा हो गया है। मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर व्यवहारिक होने में अब कम ही समय लगता है। नम आंखों के साथ कपिल कुमार का बेटा सबसे विदाई लेकर चला गया। उसके जाते ही सारे दोस्त अपने अपने घरों से निकल आए, जैसे उसके जाने का इंतजार कर रहे हों। कपिल कुमार के घर के बाहर एक कोने में टेंट वाले की दरी अभी भी पड़ी थी। चुपचाप सारे दोस्त असहज होकर भी उस दरी में बैठने की कोशिश करने लगे। उम्र के इस मोड़ पर चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल था। शब्द निशब्द थे, पर उन के मौन में भी एक प्रश्न था कि कल से कहाँ बैठने का इंतजाम करना है। मोहल्ले के कोने में खड़ा चाय वाला नानका अचानक से हाथ जोड़ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। साहब, कपिल कुमार के बेटे ने सारी कुर्सियाँ मुझे दे दी हैं। आप सब से विनती है कि आप चलकर मेरी दुकान पर बैठें। आप सब हैं तो इस मोहल्ले में रौनक है, वरना आजकल कौन किसी से बात करता है। कुछ ही देर में चाय वाले के यहाँ उन सब का नया घोंसला तैयार था और वे सब बैठे लूडो खेलने की तैयारी में लगे थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ उसे शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।